हेलो स्टूडेंट्स, न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। कल अपन ने सॉलिड स्टेट पार्ट 6 में पढ़ा कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। कोई भी टाइप का आपका यूनिट सेल है, उसका जो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उन्होंने कितना % भाग कवर करके रखा हुआ है, पैक करके रखा हुआ है, और कितना % भाग जो है वो वॉइड है या रिक्तिका है। ये अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन सीखने वाले हैं कि जो यूनिट सेल होती है उसका जो रेशो होता है, रेडियस रेशो, त्रिज्या अनुपात क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले मैंने आप लोगों को पार्ट 5 की अगर बात करें तो उसमें एक न्यूमेरिकल दिया था जो आप लोगों को सोल्व करने के लिए कहा था। उस न्यूमेरिकल को देखें आपके स्क्रीन पर। एक क्रिस्टलीय ठोस में ऋण आयन Q, ऋण आयन है, ऋण आयन किसको कहा, Q कहा, CCP संरचना में व्यवस्थित है। Q जो है वो कैसी संरचना बना रहा है, CCP संरचना बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऋण आयन जो है इसको अपन अवयवी कण मान सकते हैं, और अवयवी कण जो है उनकी संख्या को अपन कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। फिर जबकि धन आयन P, धन आयन की अगर बात करें, धन आयन P 50% अष्टफलकीय रिक्तियों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर प्रेजेंट है। 50% ऑक्टाहेड्रल एंड 50% चतुष्फलकीय रिक्तियों पर उपस्थित है। दोनों जगह उपस्थित है। क्यू के बारे में कहा कि यह CCP संरचना बनाता है, तो CCP संरचना बनाता है तो इसका वैल्यू ले लिया अपन ने 1। फिर कहा कि धनायन P जो है वो अष्टफल की रिक्तियों, 50% अष्टफल की रिक्तियों और 50% चतुष्फल की रिक्तियों पर उपस्थित है। तो चलिए बात करते हैं, सीधे से समझ में आएगा कि अगर आपका जो ऋणायन Q है उसको अपन मानते हैं अवयवी कण, तो अवयवी कणों की संख्या कितनी हुई, 1। तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, अष्टफल की रिक्तियों की संख्या हो जाएगी आपकी 1, क्योंकि जितने अवयवी कण होते हैं उतनी ही अष्टफल की रिक्तियाँ भी होती हैं। परंतु सभी अष्टफल की रिक्तियों पर P उपस्थित नहीं है, 50% पे उपस्थित है। तो 1 का 50% कितना हुआ, 1/2, आधा, आधे पर उपस्थित है। 50% का मतलब तो यही हुआ। तो यहाँ से 1/2 तो यहाँ से आ गया। चलिए आगे चलते हैं। और 50% चतुष्फल की रिक्तियों पर उपस्थित है। तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या जस्ट डबल होती है, अवयवी कणों की संख्या से डबल होती है। अवयवी कणों की संख्या कितनी, 1, तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या हो जाएगी 2। ये तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या हुई, लेकिन वो कह रहा है कि 50% चतुष्फल की रिक्तियों पर उपस्थित है। तो 50% मतलब इसका 50% कितना हो जाएगा, आधा, यानी 1। तो टोटल कितना हो गया, 1 सही, 1/2। इतनी पर P उपस्थित है। इसको अपन चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/2 है ना, 3/2 भी इसको लिख सकते हैं। तो रेशो देखो क्या हो जाएगा, धनायन को अपन P लिखते हैं, आगे लिखेंगे, Q को पीछे लिखेंगे। तो धनायन का रेशो आया आपका 3/2 और ऋणायन का रेशो आपका कितना आया, 1। इसको सिंपल बनाएंगे तो ये 3:2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया, P3Q2। Q कितना आया, 2 आया, और P कितना आया, 3 आया। तो बहुत सिंपल सवाल था, कुछ नहीं करना था। ऋणायन Q CCP संरचना बनाता है तो इसको अवयवी कणों की संख्या मान लो। तो अवयवी कणों की संख्या अपन 1 मान के करते, तो अपन ने 1 मान लिया। धनायन P जो है वो 50% अष्टफल की रिक्तियों पर उपस्थित है। तो अष्टफल की रिक्तियाँ उतनी ही होती हैं जितने आपके अवयवी कण हैं। तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या हो गई 1। अब 50% पे उपस्थित हो, जिसका आधा कर लिया, 1/2। इसी तरीके से 50% चतुष्फल की रिक्तियों पर भी P उपस्थित है। तो चतुष्फल की रिक्तियों की अगर मैं बात करूँ तो वो कितनी होती है, 2, और 50% पे उपस्थित है मतलब 1। तो 1 + 1/2 कितना हो गया आपका, 3/2। तो ये 3/2 आया P का वैल्यू, और Q का वैल्यू था 1। दोनों का रेशो अपन ने निकाला 3:2, तो P3Q2। तो इसका आंसर हो गया P3Q2। आप लोगों में से किसी ने सोल्व नहीं किया था तो आप लोग ऐसा ना करें, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जब तक आप खुद से पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होना है, तब तक आप सीखेंगे नहीं। जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे कि आपको सीखना है तब तक आपको कोई नहीं सिखा सकता। ठीक है, चलिए आज अपन बात करते हैं रेडियस रेशो। हिंदी में अगर बात करें तो उसको कहते हैं त्रिज्या अनुपात।
त्रिज्या अनुपात क्या होता है। पहले अपन त्रिज्या अनुपात पढ़ेंगे, और जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि कल जो अपन ने पार्ट 6 में सीखा था कि पैकिंग इफिशिएंसी क्या होता है, उससे रिलेटेड एक मैं चार्ट बनवाने वाला हूँ, उसमें से क्या क्या ज़रूरी है जो आपको याद होना चाहिए वो अपन लास्ट में सीखेंगे। पहले अपन पढ़ लेते हैं त्रिज्या अनुपात क्या होता है, रेडियस रेशियो क्या होता है। तो इसको याद रखने का कुछ ज़्यादा लोड नहीं है। त्रिज्या अनुपात मतलब रेडियस रेशियो इक्वल टू क्या होता है, जो धन आयन की जो त्रिज्या होती है, मान लो कोई भी आपका आयोनिक क्रिस्टल है, तो आयोनिक क्रिस्टल जो है वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, धन आयन और ऋण आयन से मिलकर बना होगा, कैटायन और एनायन से मिलकर बनेगा। तो जो पॉजिटिव आयन होगा, मान लो पॉजिटिव आयन जो है उसकी त्रिज्या जो है, एक आपका पॉजिटिव आयन है और एक क्रिस्टल में आपका कौन सा है, नेगेटिव आयन है। ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है आर, ये किसकी हो गई, पॉजिटिव आयन की त्रिज्या हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या आर है ये नेगेटिव आयन की त्रिज्या हो गई। तो किसी क्रिस्टल के अंदर जो कैटायन और एनायन की त्रिज्याओं का जो अनुपात होता है, इन दोनों की त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा आर प्लस अपॉन आर माइनस, इसी को त्रिज्या अनुपात कहा जाता है। यही रेडियस रेशियो होता है। धन आयन और ऋण आयन की त्रिज्या का जो अनुपात होता है उसी को क्या कहते हैं, त्रिज्या अनुपात कहते हैं। याद रखने से पहले आपको छोटे से डिजिट याद रखने हैं। डिजिट क्या है उसको समझेंगे। एक डिजिट तो आपको ये याद रखना है 3 4, 3 में 1 ऐड करो 4 आ जाएगा, अब 4 में 2 ऐड करो 6 आ जाएगा, 6 में फिर 2 ऐड करो 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो 3 4 6 8। क्या याद रखने का कहा मैंने, 3 को याद रखा, फिर 1 ऐड करा 4, 4 में 2 ऐड करा 6, 6 में 2 ऐड करा 8। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझ लेना। 3 4 6 8, एक तो ये डिजिट आपको याद रखना है। अगला डिजिट जो है वो आपको याद रखना है 0.155। 0 पॉइंट देखो 1 के बाद आप 2 लिखें, फिर 2 लिखें और यहाँ से 5, 225। इन दोनों को याद रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। 0.155 और 0.225, ये दो डिजिट याद रखने के बाद अगले डिजिट तो आप लोगों को जनरली वैसे भी आप लोग याद रखते हो। √2 का वैल्यू कितना होता है, √2 का वैल्यू होता है 1.414। तो ये 1 को नहीं याद रखना है, 1 की जगह तो 0 ही चलेगा, पीछे का डिजिट यहाँ से याद हो जाएगा 414। जो √2 का वैल्यू होता है वहीं से आपका ये डिजिट याद हो जाएगा, तो आसान है। फिर √3 का वैल्यू कितना होता है, √3 का वैल्यू होता है 0.732, यही होता है। तो 1.732 होता है, तो 1 नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है, 0 लिखना है, 0.732। तो ये दो डिजिट तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे। एक आपके √2 की वैल्यू से पीछे का पॉइंट्स के बाद का 0.414, तो ये हो गया 0.14414, और एक √3 का याद रखें 0.732। बस ये दो डिजिट आपको अगर याद हैं तो त्रिज्या अनुपात से रिलेटेड जो आपको न्यूमेरिकल आने वाले हैं या जो भी आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आने वाला है वो आपका सोल्व हो जाएगा। तो ये दो डिजिट आपको याद रखना है 3468 और 0.155, 0.225, 0.414 और 0.732। अब मैं यहाँ पर एक टेबल बनाने वाला हूँ इन डिजिट का यूज़ करके, ठीक है, उनको सीखेंगे। डिजिट याद करने के बाद इसको बनाना आसान है। त्रिज्या अनुपात यानी धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात, धनायन की समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कल मैंने समझाया था। कोई भी आयन है, जैसे मान लो आपका आयोनिक क्रिस्टल है तो उसका धनायन जो है वो कितने ऋण आयन से घिरा हुआ है, यानी कोई अणु जो है अन्य कितने अणुओं से घिरा हुआ है वही उसका समन्वय अंक होता है। तो यहाँ से यहाँ अपन ने धनायन का समन्वय संख्या लिखा है, मतलब धनायन बीच में और उसके आसपास कितने ऋण आयन की संख्या कितनी है, ऋण आयन की संख्या, उसी को अपन ने यहाँ पर धनायन की समन्वय संख्या कहा है। संरचनात्मक व्यवस्था मतलब अगर आपका जो रेडियस रेशियो जो है, अगर आपको एग्जाम में कहा जाता है कि आपके पास एक क्रिस्टल है जिसका रेडियस रेशियो जो है वो 0.155 से 0.225 के बीच में कुछ भी दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि उसकी संरचना कैसी बनने वाली है, तब आपको बताना है कि त्रिकोणीय। इसलिए मैंने कहा था कि ये डिजिट आपको याद रखना है। देखो उन्हीं डिजिट का यूज़ करते हुए अपन ने यहाँ पर ये टेबल बनाया है। कैसे, मैंने कहा था 0.155 याद रखना है, उसके बाद कहा था 0.225। तो इसके बीच में कितना भी वैल्यू अगर आपको एग्जाम में दी जाए, सपोज मान लो आपको एग्जाम में वैल्यू दिया है 0.200, ये वैल्यू आपको एग्जाम में दिया, तो ये किसके बीच आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है 0.155 से 0.225 के बीच में आ रहा है। तो इसके बीच जितना भी वैल्यू आने वाला है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 3 होगा और उसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा, त्रिकोणीय होगा, ट्राइगोनल होगा। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, बोरोन के ऑक्साइड जो होते हैं वो इस टाइप की ही संरचना बनाते हैं। फिर 0.225 अपन ने यहाँ लिखा, वापस इसको ले लिया और अगला डिजिट आपका 0.414, फिर 0.414 यहाँ लिखा, 0.732 अगला डिजिट था, ये याद रखा था अपन ने, फिर 0.732 से 1, तो
1 तो आप याद रख लेंगे। फिर मैंने ये डिजिट याद रखवाया था 3, 1 प्लस करो 4, 2 प्लस करो 6, 2 प्लस करो 8, और ये आपको याद रखना है। देखो 3 है तो त्रिकोणीय है, ट्राइगोनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 है तो टेट्राहेड्रल है, चतुष्कोणीय। तो जिसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, अष्टफलकी होता है, आपको याद रखना है। और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 8 है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्यूब के जैसा होगा, घनी होगा। घन में 8 आपके कोने थे, तो ये बॉडी सेंटेड BCC यूनिट सेल के लिए कहा गया है। इस टाइप का यूनिट सेल जो होता है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपका जो फेस सेंटेड वाला होता है, ठीक है, BCC यूनिट सेल के लिए ये कहा गया है। चलिए तो आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। रेडियस रेशो से रिलेटेड किस टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी भी अपन बात करेंगे, लेकिन आपको ये टेबल जो है अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसको याद करने के डिजिट आप लोग याद रखें। त्रिज्या अनुपात क्या होता है, ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, आप इतना ही याद रखें, धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का जो अनुपात होता है उसी को रेडियस रेशो या त्रिज्या अनुपात कहते हैं। ये टेबल याद करने के बाद अब मैं आप लोगों को जो रेडियस रेशो से रिलेटेड और पैकिंग इफिशियंसी में अपन ने सीखा था ए और आर के बीच का रिलेशन क्या होता है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करवाऊंगा। उससे पहले अपन क्या करेंगे, एक टेबल सीखेंगे। जो मैंने आप लोगों को कहा था कि कल जो मैंने पढ़ाया उसका मैं समरी पढ़ाने वाला हूँ, तो वो समरी का टेबल सीख लेते हैं, फिर अपन आगे के न्यूमेरिकल करते हैं। बस फिर आपका जो है चैप्टर का ये जो एक लास्ट टॉपिक और बचेगा, पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष क्या होता है, वो अपने को सीखना है। फिर लास्ट में मैं आपको ऑब्जेक्टिव सोल्व करवाऊंगा और नोट्स भी दे दूंगा, तो आपका ये यूनिट यानी 4 मार्क्स का आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो समरी बना लेते हैं। तो देखिए अगला टेबल आपको ये याद रखना है, ये कल जो मैंने आपको पढ़ाया था उसका समरी है। आप में से इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। देखना क्या है, सबसे पहले क्रिस्टल सिस्टम आपका कैसा है, यानी आपका यूनिट सेल उसमें किस टाइप का है। यदि आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इसको प्रीमिटिव यूनिट सेल भी कहा जाता है, या सरल घनीय इकाई कोशिका अगर ये है, तो इसमें एटम इन यूनिट सेल, पर यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, तो 1 अपन ने निकाला था। कहाँ उपस्थित होते हैं, तो केवल कोनों पर। चाहो तो आप इसको अच्छे से बना सकते हो, केवल कोनों पर। ठीक है, कोनों के अलावा और कहीं भी उपस्थित नहीं होता है। इसके लिए R इज इक्वल टू क्या आया था, A/2। तो यहाँ से आप A का वैल्यू अगर निकालेंगे तो A इज इक्वल टू 2R हो जाएगा। पैकिंग इफिशियंसी इसका कितना था, 52%। और अगर बात करें इसमें वॉइड की, तो इसमें वॉइड आपका कितना बचता है, 48%। ठीक है, ये चीज़ आपको इसमें याद रखना है। फिर अगला अगर बात करें अपन FCC यानी फेस सेंटेड क्यूबिक यूनिट सेल की अगर बात करें, तो इसमें एटम कितने होते हैं, 4। कहाँ होते हैं, कोनों पर एंड फलक के केंद्र पर। कोनों पर भी उपस्थित होता है और फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो इसके लिए R का वैल्यू अपना आया था A/2√2। मैंने इसको क्या किया था कि इसमें √2 का मल्टीप्लाई भी किया था और √2 से इसको डिवाइड भी किया था, तो ये आ गया था √2A, और √2 का √2 में करेंगे तो 2, और 2 का फिर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो ये वाला मैंने क्यों याद करवाया था कि इन दोनों को याद रखना आसान हो जाएगा। इसमें क्या होता है √2A/4 और यहाँ √3A/4, इसलिए मैंने इसको सरल बना दिया था। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, तो केवल एक डिजिट भी आप याद रख सकते हैं, जरूरी कि दोनों याद रखें। केवल ये याद रखो, ये वाली वैल्यू याद रखो, R इज इक्वल टू √2A/4। इसके लिए पैकिंग इफिशियंसी की अगर बात करें तो 74%। सबसे ज़्यादा सबसे अच्छे तरीके से पैक कौन करता है, FCC वाला करता है। देखो 74% कवर कर रहा है। केवल कितना वॉइड रहता है यहाँ पर, वॉइड की अगर बात करें तो वॉइड यहाँ पर एक जाएगा 26%। ठीक है, केवल 26% वॉइड रहता है, 74% ये क्या कर देता है, पैक कर देता है। तो इसका इफिशियंसी सबसे ज़्यादा, इसकी संकुलन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। चाहो तो यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हो संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी। उसके बाद BCC यूनिट सेल की बात करते हैं, इसमें 2 होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं, कोनों पर और केंद्र में। किसके केंद्र में, यूनिट सेल, पूरी इकाई कोशिका जो होती है उसके केंद्र में भी होता है। तो टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। तो इसके लिए R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3A/4। और इसका जो पैकिंग इफिशियंसी होता है वो 68% होता है। इसमें अगर वॉइड की अगर बात करें तो वॉइड यहाँ पर कितना हो गया, 32%। ठीक है, तो
सबसे ज़्यादा पैकिंग इफिशिएंसी किसका होता है? 74% होता है आपका एफसीसी का। और आपको ए और आर में ये रिलेशन याद रखना है। न्यूमेरिकल अभी जो मैं आपको करवाने वाला हूँ इनमें ये रिलेशन यूज़ होने वाला है, तो आप ये जो टेबल है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें। चलिए अब न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे न्यूमेरिकल है। आयरन अंतः केंद्रित घनी जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत है। आयरन के बारे में कहा गया है, Fe के बारे में कहा गया है कि ये अंतः केंद्रित यानी BCC यूनिट सेल बनाता है। इकाई कोशिका कैसी है इसकी? BCC टाइप की है। यदि इकाई सेल की कोर लंबाई दे रखा है A = दिया हुआ है 286 पिकोमीटर, पिकोमीटर में दिया हुआ है, तो आयरन परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना है। R आपको पता करना है। देखो आपको अगर BCC यूनिट सेल के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए अगर आपको A और R का रिलेशन पता है तो फिर आपको इसके लिए R का वैल्यू निकालने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। देखिए अगर अपन बात करें BCC यूनिट सेल की, BCC अगर आपका क्या है? इकाई कोशिका है। यूनिट सेल आपका कौन सा टाइप का? BCC यूनिट सेल है। तो उसके लिए अगर अपन बात करें तो R = होता है √3a/4। अभी जस्ट मैंने यहाँ पर बोर्ड पे आपको टेबल बनाया था, उसमें लिखा था, तो R = होता है √3a/4। अब देखो अपने पास यहाँ पर क्या क्या वैल्यू है। अपने पास A का वैल्यू है, तो A का वैल्यू ही तो अपने को चाहिए। √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732, तो लिख दें। और A का वैल्यू अपने पास है 286/4। यहाँ पिकोमीटर को चेंज करने का जरूरत नहीं है, आंसर आपका पिकोमीटर में ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं, बस इस वैल्यू का आपको क्या करना है? सोल्व करना है। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका वैल्यू कितना जाएगा? यहाँ पर आपको इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है, ये पिकोमीटर में ही रखें क्योंकि आंसर भी आपका पिकोमीटर में आ जाएगा। तो इसको सोल्व कर लें तो 123.8 ये आपका आंसर आ जाएगा। और उसका वैल्यू पिकोमीटर में था तो इसका वैल्यू भी क्या में आ जाएगा? पिकोमीटर में। तो ये आपका R का वैल्यू आ गया। तो इस टाइप से आपको ये पता होना चाहिए। इसको बार बार अपन निकालने के लिए नहीं बैठेंगे, इसको आप लोग याद भी रखेंगे, इसलिए मैंने इसको सरल बना दिया है। √3/a अगर ये FCC के लिए आता तो अपन √2a/4 लिख देते। अगला सवाल देखें। सीजियम क्लोराइड की संरचना अंतः केंद्रित घनी जालक की होती है। सीजियम क्लोराइड के बारे में बात की गई है और क्या कहा? अंतः केंद्रित घनी जालक होती है यानी BCC होती है। यहाँ पर भी वही लिखा है, BCC यूनिट सेल इसका है। यदि इसकी कोर लंबाई दिया हुआ है, कोर लंबाई यानी A = दिया हुआ है 400 पिकोमीटर। ठीक है, तो सीजियम क्लोराइड में दो आयनों के बीच की दूरी पूछा गया है। दो आयनों के बीच की दूरी ध्यान से समझेंगे। सीजियम क्लोराइड के दो आयनों के बीच की दूरी, बीच की दूरी को अगर अपन बात करें तो D से डिनोट करते हैं। इनके बीच की दूरी जो होती है उसको D यानी विकर्ण मान लेते हैं, जो डायगोनल बन रहा था उसकी D मान लेते हैं। तो उसकी दूरी को ध्यान से देखेंगे। सीजियम क्लोराइड के दो आयनों के बीच की दूरी पूछा, दूरी को अपन स्मॉल d से डिनोट करें। D मतलब यहाँ पर अगर बात करें तो व्यास हो गया। अब व्यास जो होता है वो त्रिज्या का जस्ट डबल होता है। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? जस्ट डबल होता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर R = की, तो R BCC के लिए R = क्या होता है? √3a/4। ठीक है, अब व्यास त्रिज्या का डबल होता है तो D = क्या हो जाएगा? √3a/4 × 2। बस इसको सोल्व कर लें तो कितना आ रहा है? √3a/2। बस A का वैल्यू आपको दिया हुआ है, A का वैल्यू रखें, सोल्व कर लें तो आपका D आ जाएगा, यानी दो आयनों के बीच की दूरी आ जाएगी। दो आयनों के बीच की दूरी मतलब व्यास पूछा गया है और आपको त्रिज्या का पता है, इसको डबल कर लो तो आपका व्यास आ जाएगा। बस ऐसे ही याद रखना है आपको, जब भी आपसे पूछा जाए दो आयनों के बीच की दूरी तो आपको व्यास निकाल लेना। तो D = आपका कितना हो जाएगा? √3 का वैल्यू रख ले 1.732 × आपको इसका वैल्यू दिया हुआ है A का 400/2 से इसको डिवाइड कर लें 200। D = 1.732 × 200। ठीक है, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे D = 4643। ठीक है, 346.4 राइट। ये पिकोमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान हो गया। यदि आप लोग पूरा टेबल को जितना मैंने पढ़ा अच्छे से कर लेंगे तो आपके लिए न्यूमेरिकल को सोल्व करना कोई बड़ा काम नहीं रह जाएगा, बहुत इजी लगने लगेगा। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं।
इसमें कहा गया है कॉपर परमाणु की त्रिज्या, कॉपर परमाणु की त्रिज्या यानी R इज इक्वल टू दिया हुआ है 128 पिकोमीटर। यदि एक फलक केंद्रित घनीय जालक है, यानी आपका अब स्ट्रक्चर FCC टाइप का हो गया है के रूप में क्रिस्टलीकृत है, तो इकाई सेल की कोर लंबाई यानी A इज इक्वल टू आपको पता करना है। FCC के लिए कहा गया है, तो FCC के लिए अगर अपन बात करें तो √2a/4, ठीक है। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा FCC के लिए √2a/4। अब आपसे A का वैल्यू पूछा गया है, R का वैल्यू दिया हुआ है, R दे रखा है, A आपसे पूछा गया है, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 × R/√2, है ना। 4 इधर आ गया, √2 नीचे चला गया। तो चलिए अब वैल्यू रखते हैं 4 × R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 128, और जो आपका √2 है इसका वैल्यू होता है 1.414। बस इसको आप सोल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 362 पिकोमीटर। तो ये बहुत आसान हो गया आपके लिए। रेडियस रेशियो जो अपन ने भी सीखा है उससे रिलेटेड आपको कैसे न्यूमेरिकल आते हैं उसको भी देख लें थोड़ा सा। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल है, यौगिक AX में, यौगिक क्या है आपका AX में A+ यानी इसको धनायन कहा है, इसके ऊपर प्लस लगाया मतलब ये धनायन है। A+ आयन की त्रिज्या यानी R+ आपको दिया हुआ है, धनायन की त्रिज्या को R+ अगर अपन लिख लें तो R+ आपको दिया हुआ है 95 पिकोमीटर, ठीक है। एवं ऋण आयन को X- लिखा गया है। इसकी त्रिज्या की बात करें R- इज इक्वल टू आपको दिया गया है 181 पिकोमीटर की क्रिस्टली संरचना एवं प्रत्येक आयन की समन्वय संख्या बतानी। तो आपको बताना है कि क्रिस्टल जो है उसकी संरचना कैसी है, क्रिस्टल संरचना बताना है, क्रिस्टल संरचना यानी क्रिस्टल सिस्टम आपका कैसा हो गया, ठीक है। और आपको बताना है कि इसका समन्वय अंक कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। दो चीज़ें आपको बतानी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, R इज इक्वल टू जो है अगर अपन बात करें त्रिज्या अनुपात की, अगर बात करें त्रिज्या अनुपात इज इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले अपन त्रिज्या अनुपात निकालेंगे। धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। तो धनायन की त्रिज्या कितनी है 95, ऋणायन की त्रिज्या कितनी है 181। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो 0.52 पिकोमीटर आ जाएगा। इतना करने के बाद ध्यान दें कि मैंने आप लोगों को डिजिट याद करवाया था, वो था 0.155, 0. से यहीं लिख देता हूँ 0.225, फिर याद किया था अपन ने 0.225 से 0.414। आपका आंसर कितने के बीच आया है उसको देख लेना, 0.414 से 0.732 इसके बीच आया है। 0.52 आया है तो वो किसके बीच आया है, 0.414 से 0.732 के बीच आया है। कोऑर्डिनेशन नंबर याद करने के लिए मैंने डिजिट याद करवाया था 3, 4,
6, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, एक पूछा था समन्वय अंक कितना है तो 6 हो गया। क्रिस्टल की संरचना कैसे होने वाली है, तो क्रिस्टल की संरचना के लिए मैंने कहा था ऑक्टाहेड्रल अष्टफल की संरचना होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो संरचना कैसी होती है, अष्टफल की होती। तो दोनों आंसर, ऑक्टाहेड्रल भी आपको आ गया समझ में, क्रिस्टल की संरचना कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, और समन्वय अंक क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। तो आसानी से आप लोग इसको भी कर सकते हैं। यदि आपको धनायन और ऋणायन की त्रिज्या दी गई है और आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए या क्रिस्टल की संरचना पूछा जाए, या आपको कोई एग्जाम्पल भी पूछा जाएगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, तब भी आप इसको कर सकते हैं। इससे पहले जो मैंने टेबल पढ़ाया आपको वो करना है, ठीक है, बताना है। कल अपन अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष क्या होते हैं। लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, फिर अपन इसके ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे और यूनिट को फिनिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।